हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इसमें हम जो अभी 2021 में यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा जीएस वाला। जीएस के हम लगभग 50% के आसपास हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉलिटी मुख्य फोकस रहेगा, यूपी का कुछ पोर्शन फोकस रहेगा हमारा। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका आंसर है बारहसिंगा। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी की बात आती है तो सारस होगा, और राजकीय पुष्प की बात आती है तो वहाँ पर पलाश होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी ये आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी गुलाम भारत में 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आज़ादी के बाद हुआ था। उसकी डेट है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि उसका नेशनलाइजेशन। इसका मतलब कि आरबीआई पर 100% सरकारी नियंत्रण। तो उसकी डेट है 1 जनवरी 1949। ओके, इसी के साथ अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? देखिए, जो ये इसका आंसर है एनजीटी या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। 2010 में एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारे देश में जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं उनका निपटान इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। तो ये एक संवैधानिक बॉडी ना होकर इसका जो गठन किया गया है वो किसी कानून के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान, इसमें पहला स्थान है भारत का। और ये पेपर 2021 का है, उस समय भी पहला स्थान था। हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज की डेट है 19 जुलाई 2023। तो आज भी भारत का जूट में नंबर 1 स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? देखिए, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 280 और 281। अगर हम भाग की बात करें तो ये संविधान के भाग 12 में आता है। इसमें आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इसका कार्य क्या होता है, केंद्र व राज्यों के बीच में जो जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है केंद्र के पास, उसका आवंटन करने का आंकड़ा ये प्रस्तुत करता है। इसकी जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार के लिए बाध्य नहीं होती। ठीक है, इसी के बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, जब संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में, तो उसके बाद से लगभग 1989 तक जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें एक ही सदस्य हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1989 में इसमें 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए, जिसको पुनः 1990 में 2 सदस्यों को हटाकर फिर 1 सदस्य कर दिया गया। ठीक है, फिर 1993 में इसमें दोबारा
2 सदस्य जोड़े गए। तो वर्तमान में इसमें टोटल 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। इसको हटाने का प्रावधान वही होता है जो हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का होता है। और प्रावधान क्या है, दोनों जो हमारे जो सेंटर की संसद है, जो हमारी संसद है, उसके जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विशेष बहुमत पारित करना होता है। उसके बाद राज्यसभा राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। तो इसी परियोजना के द्वारा ही जो इलेक्शन कमीशन है, इसके सदस्यों को हटाया जाता है। ऑलराइट, इसमें अगला सवाल है 2007 में पूंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यकारी सूची क्या थी। देखिए, जो 2007 में ये गठन किया गया था पूंछी आयोग का, ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध में सुधार करने के लिए। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2010 में। ठीक है, अभी तक ये पूरी तरह लागू नहीं की गई है, तो देखते हैं कब तक लगी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, ये जाना जाता है मॉन्टेगी सुधार। जो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार है, ये जाना जाता है मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड से 1919 वाला कानून। साइमन कमीशन जाना जाता है 1928 में भारत में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1927 में इसे गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन आया था 1946 में। जो मॉन्टेगी सुधार है, ये 1909 से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, देखिए, ये तो आ गया अफ्रीका, ये अफ्रीका, इधर आ गया सऊदी अरब, तो यह बीच में है लाल सागर और इधर है भूमध्य सागर। इन दोनों को जो ये रेखा जोड़ेगी, जो ये नहर जोड़ेगी, इसको निर्मित किया गया था 1869 में। ये भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर है और इधर लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे। आर्टिकल 13 में देखा, आर्टिकल 13 है, ये हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो जो इसमें आर्टिकल 13 है, इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी, अगर कोई भी संसद कोई कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उनको अवैध घोषित कर सकती है या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो उन कानून को अल्पीकरण कर सकती है आर्टिकल 13 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है कानूनी अधिकारों पर भी और मौलिक अधिकारों पर भी। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जाएगा तो हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। देखिए, राज्य के राज्यपालों के जो संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं, जितने भी प्रोविजन होते हैं, इसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सेंटर की पार्लियामेंट है, जो सेंटर में कानून बनाने की संस्था है, उसी के पास है। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री के पास इंडिविजुअली पावर देंगे नहीं इस तरीके से, तो जो ऑप्शन ए है ये भी नहीं होगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हर राज्य में नियम कानून राज्यपालों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए इसके संबंध में जो कानून बनाने की एक संस्था बनाई गई है, वो पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्यपाल से संबंधित किसी भी नियम कानून को पारित करे। ये उसकी शक्तियों में कम ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा, वो है सवाल नंबर 20। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी। देखिए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976, और जैसा कि आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड था हमारा, ये आपातकाल का दौरान हुआ था। इस समय आपातकाल था, तो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय 1976 में। ठीक है,
इंदिरा गांधी जी के समय, आंसर ए है इसका। जिस समय आपातकाल लगाया गया था, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसमें, तो उस समय उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसको वर्तमान में जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो इस समय वर्तमान में हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान के भाग 4A में हैं, जो टोटल 11 हैं। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, जो जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी। 1976 में सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, इसी में हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख माना जाता है? तो वास्तविक कार्य, जो हमारी वास्तविक कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास है, कि सारे डिसीजन लेने की पावर प्रधानमंत्री के पास ही है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। और जो हमारी नाम मात्र कार्यपालिका है वो है राष्ट्रपति। तो हमारे पास तो दो तरीके की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो नाम मात्र की हुई राष्ट्रपति, वास्तविक हुई प्रधानमंत्री। इसी के साथ हम अगला सवाल है हमारे लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब हिंदी तो बोली जाती है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, और दूसरी कौन सी बोली जाती है? देखिए, जो बोडो है ये असम अरुणाचल प्रदेश साइड में बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। संथाली है ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो कोंकणी है तो जो भारत का पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र, गोवा का तटवर्ती क्षेत्र, कर्नाटक का तटवर्ती क्षेत्र, कोंकणी में बोली जाती है। तो बची उर्दू, तो इसका आंसर है उर्दू। मतलब हिंदी के बाद अगर कोई भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में तो वो उर्दू है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता पाई गई है? यह स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में तो 7 प्रकार की हमारे पास स्वतंत्रता दी गई थी। आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 हैं। इसमें जो एक संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। अगर वर्तमान में पूछा गया है तो इसका आंसर है डी, मतलब 6। हमारे पास इस समय आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसमें अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 31। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? देखिए, भाग 1 में तो है संघ और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में भारत का एरिया कितना है, भारत में कौन कौन से राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब की बात की गई है। भाग 2 में भारत में रहने वाले नागरिक कौन है, किन किन को हम नागरिक बना सकते हैं, कौन नागरिक हो सकते हैं, विदेशी कौन है, नागरिक कौन है, ये सारे प्रोविजन भारत 2 में किए गए हैं। भाग 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 में बताया गया है DPSP के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है आर्टिकल भाग 2, ऑप्शन होगा ए। इसी में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा है? देखिए, अगर हम भाग 9 को नहीं भी जानते हैं तो अनुसूची हमारे पास मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, उसके बाद 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। तो वर्तमान में हमारे पास जो अनुसूचियाँ हैं वो टोटल 12 हैं। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में है जो है वो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है
ये पंचायतों से संबंधित है। ये जोड़ी गई थी 73 संशोधन के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 1992 में। इसका आंसर है 1992 का 73वां संविधान संशोधन। और जो 12वीं अनुसूची है ये 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, और जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पंचायत है। नगर पंचायत में 18 विषय हैं और ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। ठीक है, इसी के बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जमींदारी उन्मूलन का अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था। इसका ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे आप तो दो ऑप्शंस को हम इजीली हटा सकते हैं, ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी। 1932 में ये बिल्कुल नहीं हुआ था क्योंकि गुलाम देश था, आंदोलन चल रहे थे भारत में, ब्रिटिश सरकार का कभी भी इस ओर ध्यान गया नहीं। 1948 में संविधान पूरा बना नहीं था, गवर्नमेंट पूरे पावर से काम कर नहीं रही थी। जब हमारा संविधान गठित हो गया था 1950 में, तो भारत में सरकार तो बन चुकी थी। तो भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लैंड रिफॉर्म, इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो 1965 तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 55 तक, उसका सब्जेक्ट भी था कृषि पर फोकस करना। तो कृषि में सुधार तभी होता जब भूमि सुधार होते। तो सबसे पहले जो जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या है, जड़ से उखाड़ फेंकना। जो जमींदारी व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय की, उसको ख़त्म करना, उसको समाप्त करना, उसका जो मिसयूज़ हो रहा था समाज में, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये कानून लाया गया 1950 में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो ये LPG सुधार आए थे भारत में, ये आए थे 1991। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और PM इस समय जो वित्त मंत्री थे हमारे वो थे मनमोहन सिंह जो हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, सॉरी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। तो इस समय हुआ क्या कि जब LPG सुधार लाने थे तो जो नरसिम्हा राव थे इन्होंने डिसीजन लिया था, सवाल कहाँ गया, हाँ, तो इस मॉडल को, जो LPG रिफॉर्म आए थे, इस मॉडल को राव और सिंह मॉडल भी बोला जाता है। 1991 में लाया गया था ये। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी संचित निधि से संबंधित जो भी वेतन दिए जाते हैं, ये पावर है आपकी भारतीय संसद के पास, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। अगर संचित निधि से दिया जा रहा है, सेंटर के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, तो वो रहती है पार्लियामेंट के पास। तो इसका आंसर होगा डी। और अगला हमारा सवाल GS के सवाल 40 सवाल थे, जिसमें से लगभग हमने 20-21 सवाल, ओवरऑल हमने मतलब 50% के आसपास सवालों को सॉल्व किया है। आप इसमें GS का वेटेज देख सकते हो, पॉलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसमें ज्योग्राफी सवाल लगभग ना के बराबर है, हिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन है, बाकी मूल विधि से संबंधित है, लेकिन जो हमारा फोकस था वो पॉलिटी वाले सब्जेक्ट पर था। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।